हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मैथ्स में। और आज की वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम, उसके बाद पढ़ेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो चलिए कूलॉम के नियम से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमको पता है यदि दो आवेश एक दूसरे के निकट आते हैं, उनको एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अब ये डिपेंड करता है उन आवेशों की प्रकृति पर, क्योंकि समान प्रकृति के होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर वे आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन कितने बल से, कितनी फोर्स से, यानी वे एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, इसको ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया। कूलॉम का पूरा नाम तो होगा जो होगा, कूलॉम ने एक नियम दिया जिसको अभी कूलॉम का नियम कहते हैं हम लोग। तो चलिए इस नियम को हम पढ़ते हैं। मान लिया हमारे पास कोई दो आवेश है Q1 और Q2। पहले पॉजिटिव मान लेता हूं मैं, अब नेगेटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लिया कोई दो आवेश है Q1 और Q2, ये कोई दो आवेश, आवेशित वस्तु बोलो या आवेश बोलो, ये दो आवेश हैं। वे आवेशित वस्तु ही होती है, आवेश बिना वस्तु के तो संभव नहीं होता। ये दो आवेश है जिनके बीच की दूरी हमने r मीटर मानी है। अब इस आवेश Q2 के कारण Q1 पर एक बल लगेगा F, जिसको हम बोल देते हैं F12। क्यों? क्योंकि 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, इसलिए इसको F12 बोल दिया। और ऐसे ही Q1 के कारण एक Q2 पर बल लगेगा जिसको हम बोल देते हैं F21। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जो F12 बल होगा वो परिमाण में F21 के बराबर होगा, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होगी, इसलिए हम बोलेंगे F12 इक्वल टू होगा माइनस के F21 है। दूसरी बात है कि ये दोनों आवेश परिमाण में बिल्कुल समान होंगे, इसलिए इनको ऐसे लिखेंगे F12 इक्वल टू F21, और इस दोनों के परिमाण को लिख देंगे हम F। ठीक है। अब ये दोनों आवेश जब एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो इनके केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके अनुदिश ही बल लगाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि ये आवेश इस आवेश को इस साइड में धकेल दे या ये इसको इस साइड में धकेल दे या इस साइड में, ऐसा नहीं है। इन दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हमेशा बल लगता है, ये भी आपको कूलॉम ने बताया। तो चलिए अब इस इस बल को हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए कूलॉम ने हमें पहले बताया कि ये जो बल होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 के, इनकी मल्टीप्लाई के। ठीक है, इसको हमने माना इक्वेशन 1। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि ये इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल कम हो गया, और जैसे जैसे इनके आवेशों के मान बढ़ेंगे वैसे वैसे बल बढ़ेगा। ठीक है जी। अब इसको मैं एक जगह लिख दूं इनको, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। जो बल होता है ये हमारा माध्यम पर भी निर्भर करता है, कैसे वो भी देखेंगे अभी। तो अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक नियतांक लगाना पड़ेगा। पर एक नियतांक होता है, अभी नियतांक लिखते हैं K, तो F बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। अब K एक नियतांक है, लेकिन इसका मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए इसका मान समान होता है। हाँ, एक माध्यम में इसका मान हमेशा समान रहता है, लेकिन अलग अलग माध्यम के लिए अलग होता है। जैसे कि निर्वात के लिए अलग होगा, और कोई अन्य माध्यम होगा उसके लिए इसका मान अलग होगा। ठीक है। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। वायु के लिए या निर्वात या वायु के लिए K बराबर होता है 9 गुणा 10⁹9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू निर्वात या वायु के लिए, निर्वात के लिए लिख दूं, वैसे मैं अभी निर्वात के लिए F बराबर 9 गुणा 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन R²। वैसे किसी अन्य माध्यम के लिए उसके यहाँ पर जो K का मान होगा उसके हिसाब से हम बल निकालेंगे। अगर इस K का हमें मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? F का मात्रक पता है आपको, बल का मात्रक हमेशा होता है न्यूटन। ठीक है। लेकिन इस K का अगर हम इस नियतांक का मात्रक काटने उसको कैसे निकालेंगे? इसको पहले इस साइड ले जाएंगे, इसके मात्रक में गुणा, और इन दोनों के मात्रक को भाग में। ठीक है। तो यानी F बल का मात्रक न्यूटन, R² इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। R यानी दूरी का मात्रक होता है मीटर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन इसका मात्रक कूलॉम गुणा कूलॉम, कूलॉम कूलॉम अपॉन कूलॉम स्क्वायर, यानी इस K का मात्रक हो गया कूलॉम स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं इसको, और देखते हैं कि ये इस अलग माध्यम के लिए इस K को पढ़ते क्या होता है।
भी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो उसको पढ़ते हैं। किसी भी माध्यम का जो के होता है, ये हमने पढ़ा है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। नहीं, एप्सिलॉन नोट नहीं, अभी मुझे पता आपने एप्सिलॉन नोट पढ़ लिया होगा किताब से, लेकिन अभी एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या होता है उसको देखते हैं अभी। विद्युतशीलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। विद्युतशीलता किसी माध्यम का एक गुण होता है, किसी माध्यम का गुण होता है, किसी माध्यम का या उस माध्यम के पदार्थ का, जिसके कारण वो आवेशों को जो अपनी क्रिया द्वारा जो बल लगाते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करता है, यानी उसको रोकने का प्रयास करता है। जैसे दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उनके कुछ बल रेखाएं होते हैं, वो सब आप आगे पढ़ेंगे, तो उसको रोकने का प्रयास करता है उस माध्यम की विद्युतशीलता, उस माध्यम का जो गुण होता है विद्युतशीलता। और निर्वात में कोई पदार्थ नहीं होता, इसलिए निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है। ठीक है, ये होती है किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता। ओ, यहाँ पर मैंने शायद निर्वात की विद्युतशीलता ली, एप्सिलॉन है यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता, या सॉरी इसको मैं विद्युतशीलता लिख देता हूँ, ये है विद्युतशीलता। अब निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन 0 और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, और यहाँ से जब हम इसमें रखते हैं इसका मान, तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसका मान आ जाता है 1/4 पाई गुणा 8.85 गुणा 10⁻12। यही इक्वल टू होता है 9 गुणा 10⁻9 के। इसलिए निर्वात में दो आवेशों के बीच बल को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। अब अगर हमें इसका एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालना है, तो हमने जो k का मात्रक निकाला था उसको उल्टा कर दें, क्योंकि 4 पाई का तो मात्रक कुछ होता नहीं। k का मात्रक था हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो जो विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक होगा, या एप्सिलॉन का होगा कूलम स्क्वायर, उसको ऐसे लिख दूं कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी अब देखो, अब एक और चीज है, जैसे कि हमने पढ़ा भी कि निर्वात में दो आवेशों के बीच जो बल F होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। F निर्वात के लिए होता है, ये निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए भी बोल सकते हैं, निर्वात के लिए F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, किसी माध्यम के लिए क्या होगा, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, उस माध्यम की विद्युतशीलता, अगर उन्हीं आवेशों को उस माध्यम में रखा जाए। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, यानी इसमें कर दूं Fm अपॉन F इक्वल टू, तो क्या होगा ये अगर मैं इसमें F अपॉन Fm निकालूं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा इतना सारा डिवाइड हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा F के लिए 1/एप्सिलॉन नोट अपॉन 1/एप्सिलॉन। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो F अपॉन Fm बराबर होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये हमेशा बराबर होगा एक नियतांक के के, जिसको बोलते हैं हम परावैद्युतांक माध्यम का, या एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन नोट इंटू के, यहाँ पर के को बोलते हैं हम परावैद्युतांक, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक होता है के। तो यहाँ से हमारा किसी माध्यम के लिए बल का जो सूत्र निकला, कूलॉमीय बल बोलते हैं इसको, होगा Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारे बल का सूत्र निकला। यहाँ पर के हो गया परावैद्युतांक, और ये सब वैसे ही निर्वात की विद्युतशीलता Q1 Q2 अपॉन R², और इसके पीछे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं न्यूटन। और निर्वात की विद्युतशीलता F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R²। तो अब पढ़ते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण।
वैसे ही जैसे हमने कूलाम में नियम में पढ़ा था, मान लीजिए दो आवेश है, Q1 और एक Q2, जिनके बीच की दूरी है हमारी r। अब इस Q1 के कारण Q1 पर बल लगेगा F12, इस Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा F21। अब हमको निकालना है F12, यानी एक सदिश। देखो सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अगर अब मुझे F12 निकालना है तो मैं पहले की तरह निकालूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन ये तो हुआ अभी तक केवल f का परिमाण, यानी ये तो मान हो गया F12 के परिमाण का। लेकिन अब मुझे इसकी ही दिशा में एक वेक्टर भी चाहिए, F12 एकांक दिशा में। अब अगर मैं इस r का, ये r दूरी, अगर इसके इस दिशा में एक एकांक सदिश ले लूं तो वो एक f का भी सदिश होगा, क्योंकि एक एकांक सदिश ऐसा होता है जिसका परिमाण केवल एक होता है, उसकी दिशा, मतलब परिमाण इसका एक होता है और दिशा एक, उसके पास केवल दिशा होती है। और जब इसलिए ये f की दिशा और r की दिशा वो एक ही दिशा में है, तो वो f का एकांक वेक्टर बराबर होगा r के एकांक वेक्टर के। ठीक है, क्योंकि एकांक वेक्टर के पास केवल दिशा होती है, उसका परिमाण एक होता है, इसलिए f का एकांक वेक्टर और r का एकांक वेक्टर होगा बराबर। अगर मुझे इसका एकांक वेक्टर निकालना है तो पहले यहाँ से यहाँ पर एक वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये जो इस r, ये दूरी है, इसको या मैं r परिमाण भी कहूँ, इसका जो वेक्टर होगा वो होगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, यहाँ से यहाँ का वेक्टर। इसके अपने सदिश में ऐसा पढ़ा ही होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना कि ए बी वेक्टर बराबर होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी अंतिम बिंदु माइनस प्रथम बिंदु। ऐसे ही ये इस दिशा में एक वेक्टर होगा, लेकिन मेरे को चाहिए एकांक सदिश। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ए वेक्टर बराबर होता है उसके परिमाण के और गुणा उसके एकांक वेक्टर, यानी प्रत्येक वेक्टर के पास उसका परिमाण होता है गुणा उसकी दिशा होता है। ऐसे ही जैसे हम यहाँ देखें, इसके पास इसका अभी परिमाण तो है, लेकिन अभी इसके पास दिशा नहीं है, तो अभी वो दिशा ही हम इसको देने की कोशिश करेंगे। तो ये वेक्टर भी बराबर होगा इसके परिमाण के, यानी r1 माइनस r2 वेक्टर के, और गुणा इसकी एकांक वेक्टर, यानी r1 वेक्टर r1 माइनस r2 के कैप के। अब हमें चाहिए ये, तो इसको इससे कर देंगे डिवाइड, यानी r1 माइनस r2 का जो कैप होगा वो इक्वल टू होगा r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 माइनस r2 के परिमाण के। ठीक है, क्योंकि इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास इसका जो एकांक सदिश है ये, इसकी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एकांक सदिश के पास केवल दिशा होता है, उसका परिमाण एक होता है, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं और हमारे पास हमारा सदिश F12 मिल जाएगा। तो हमें इसमें सदिश में ही इसका निरूपण करना है। देखिए इसके मानों का मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो यह r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 माइनस r2 वेक्टर का मोड। ठीक है, अब जो ये r है और ये है, ये सेम ही चीज है, क्योंकि इस r को, ये क्या है r, यहाँ से यहाँ की दूरी, और ये r1 माइनस r2 का मोड क्या है, r1 माइनस r2 ये है ये सदिश, और ये इसका मोड है, ये इसका परिमाण। तो ये और ये सेम चीज है, इसलिए मैं यहाँ पर F12 को लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा r1 माइनस r2 वेक्टर की घात 3, इसका परिमाण, सॉरी ये तो वेक्टर नहीं, इसके परिमाण की घात 3 गुणा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब आप कहोगे कि इसमें तो सर क्या भाई, जो भी इसमें घात 2 होती है, यहाँ पर 3 क्यों आते हैं, क्योंकि एक वेक्टर अब ऊपर आ चुका है, उसकी घात से कट जाएगा और यहाँ पर एकांक सदिश बचेगा। तो इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं Fr12 को, या फिर दूसरी चीज आप इसको कर सकते हैं कि क्योंकि अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, या इसको पूरे को आप लिख सकते हो r⁻3 ऐसे। ये और सिंपल चीज है, ये है r1 माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, तो ये F12 का हमारा मान आ गया। अब हमको F21 चाहिए, ये आ गया हमारा F12 सदिश रूप में, कूलाम के नियम का है सदिश रूप। अब ऐसे ही हमको F21 चाहिए, तो वो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको निकालना तो और आसान है, Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर r3, ऐसे इसकी भी दूरी, क्योंकि ये परिमाण दूरी तो समान है, केवल वेक्टर बदलेगा,
आर क्यूब इंटू, जैसे यहाँ पर था ये वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ पर, ऐसे ही इस बार है दिशा ये, तो इस बार वेक्टर होगा हमारा ये, यानी R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसमें फर्क केवल दिशा का है, वेक्टर में फर्क केवल दिशा का है, उसका परिमाण हमेशा बराबर रहता है। अब इन दोनों को देख करके मैं कह सकता हूँ, चूंकि जो R2 माइनस R1 वेक्टर है, R2 माइनस R1 वेक्टर है, वो हमेशा बराबर तो होगा ही माइनस के R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के इक्वल टू होगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि F12 इक्वल टू है माइनस के F21 के। इसका मतलब है कि दोनों बल एक दूसरे के परिमाण में समान है और इनकी दिशा विपरीत है। इसका मतलब ये न्यूटन के कूलॉम का नियम, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। तो यही हो गया हमारा कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कूलॉम के नियम पर, एक आंकिक प्रश्न, जिससे आपको ये नियम वियम सब कुछ समझने में थोड़ा आसानी होगा और आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने। तो अभी जो आप क्वेश्चन देखने वाले हो अपनी बोर्ड पर, ये वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है ये कि दो गोले हैं जिनके आवेश क्रम से 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम और 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम है, और इनको वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। क्या है, यानी मैं लिख सकता हूँ Q1 बराबर है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम यानी C, और Q2 है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम, R बराबर है 30 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात माइनस 1 मीटर। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि इनके बीच कूलम बल का परिकलन कीजिए। ठीक है, यानी इनके बीच का बल लगाना है, बल ज्ञात करना है। F बराबर क्या होता है वायु में 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसके मान रख दीजिए 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 अपॉन 3 गुणा 10 की घात माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस साइड लिख दूं मैं, ये हो जाएगा 9 गुणा 3 दूनी 6 और गुणा ये हो जाएगा 10 की घात 9 और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस की 14, तो ये बचेगा 10 की घात माइनस के 5 अपॉन ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 9 से 9 कैंसिल और ये 10 की घात माइनस 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन, ये बल होगा। एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं खत्म। So keep studying, keep growing. Thanks for watching.